हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए साइंस की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किए थे और यह 6 क्लास का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये 7 क्लास का है और इसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं, पादपों में पोषण। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की यह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है वह स्वपोषण कहलाता है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होती है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? चलिए, इसमें जो था एक स्वपोषी और विषमपोषी याद रखना था। स्वपोषी जो खुद अपना भोजन बनाते हैं और जंतु एवं अधिकतर अन्य पादप जो हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते उसे विषमपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि आपको पता है कि जड़ जो होता है, मूल, वह जल तथा खनिज को अवशोषित करता है और वह क्या करता है? तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ठीक है, और उसके बाद उसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर बॉक्स हम बाद में देखेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यह रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ रंध्र होता है पत्तियों में। ठीक है, ऐसे छिद्रों को, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र कहते हैं, जिससे जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। मतलब उसमें तना में क्या होता है? छोटे छोटे वाहिकाएं होती हैं, नली होती है। ठीक है, उसी से पहुँचाया जाता है। जड़, तना, शाखाओं द्वारा पत्तियों तक ये जो वाहिकाएं हैं नली के समान होती है। जड़, तना, शाखाओं, पत्तियों तक फैली होती है, सब जगह फैली होती है।
पोषक पदार्थ जो होता है पत्तियों द्वारा उस वाहिका से सतत मार्ग बनाती है और वहाँ पर पहुँचाया जाता है। इसके बारे में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे जो वाहिकाओं के बारे में पढ़ना है उसको हम लोग 11 में पढ़ेंगे, चैप्टर 11 में। पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होंगे, ठीक है, खाद्य उपलब्ध नहीं होंगे। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन की प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है, यानी ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही बनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो यह देखिए एक समीकरण दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस जल है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के इससे क्या बन रहा है, उसके ऊपर इस पे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल लेते हैं और उससे बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पेड़ पौधा यूज़ कर लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वह बाहर छोड़ देते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में संपन्न होना दर्शाता है। मतलब पत्ती में अगर स्टार्च की उपस्थिति है, इसका मतलब क्या है कि प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट हो गया। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ये बॉक्स पहले पढ़ लेते हैं, ये बॉक्स नहीं पढ़े थे। आपने देखा है कि इमारतें ईंट से बनती है। इस प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि कोशिका, अच्छा हम इसको आपको दिखा देंगे। इसमें केंद्रक चारों ओर से जेली के समान पदार्थ से घिरे होते हैं, जैसे कोशिका द्रव कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर बॉक्स मतलब कि फोटो जो दिया हुआ है, इसमें देखिए ये क्या है, कोशिका है, ठीक है। और ये बीच में जो दिया हुआ है वह केंद्रक है। इधर जो दिया हुआ है यह कोशिका द्रव है, ठीक है, कोशिका द्रव है। चलिए, और ये जो दिया हुआ है ये साइड ब्लैक, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, ये है कोशिका झिल्ली। देखिए यहाँ कोशिका झिल्ली किसको दर्शाया गया, इसको, ठीक है। तो आपको देखना है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों क्या है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्लोरोफिल। ये एक पत्ते की संरचना है, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ पर है, ठीक है, ये देखिए ये पत्ती है। पत्ती का एक छोटा सा रंध्र लिया गया है, रंध्र द्वारा, ठीक है। यहाँ पर एक रंध्र द्वार है, ठीक है, और द्वार कोशिकाएं, ये सब चीज़ दिखाया गया है। यहाँ पर क्लोरोफिल है, इसी में छोटा छोटा गोल गोल बना हुआ है, यह क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है, ठीक है। और देखिए ये जो दिया हुआ है यह क्लोरोफिल है। देखिए ये वाला क्लोरोफिल है, ये सब जो दिया हुआ है, ठीक है, और ये छोटा छोटा छेद दिया हुआ है, यह रंध्र है। उसके बाद यहाँ पर द्वार कोशिकाएं, यह द्वार कोशिकाएं यहाँ पर, ठीक है, यह सब जो द्वार कोशिकाएं, ठीक है। हालांकि आपसे ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए।
ये इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से हो रहा है। ज़मीन से जल खनिज ऊपर जा रहा है, ठीक है। पत्तियों में क्लोरोफिल है, सौर ऊर्जा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है, ऑक्सीजन छोड़ा जा रहा है, ठीक है। चलिए, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पत्ती अगर ना भी रहे, कभी कभी देखते होंगे कि पत्ती झड़ जाता है, ठीक है, तो पतझड़ के टाइम में, तो उस समय हरे तने और हरी शाखाएं जो रहती है उसमें भी क्लोरोफिल होता है और उससे भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क एवं सूल रूपी हो जाती है, यानी कांटे रूपी हो जाती है, ठीक है। ये हम लोग 6 क्लास में भी पढ़े थे, मरुस्थल में कैसे पेड़ पौधे होते हैं। इन पादपों के हरे तने होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो अब जो मरुस्थल में पत्ते नहीं होते या कम होते हैं तो कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण? तो यह तने द्वारा होता है, ठीक है। क्रियाकलाप 1.1 को देखते हैं। एक ही प्रकार के पादप के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार अथवा काले बॉक्स में 72 घंटे के लिए रख दीजिए, ठीक है। एक को क्या कीजिए, 72 घंटे के लिए काले बॉक्स में रख दीजिए, ठीक है, तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे अपने कक्षा 6 में किया था। आयोडीन परीक्षण किए थे ना, जिससे हम लोग कार्बोहाइड्रेट यानी मंड का पता लगाते थे। आपने अपने अवलोकन को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आप अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य प्रकाश में रख दीजिए, ठीक है। एक जो आप एक अंधेरे में रखे थे ना, उसको 3-4 दिनों के लिए क्या करना, सूर्य प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन का परीक्षण कीजिए, ठीक है। मतलब दोबारा उसकी पत्ती पर आयोडीन का परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण नोटबुक में लिखिए। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। मतलब हरे पत्ती के अलावा और भी जो रंग का पत्ती होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के रंग हरे का प्रच्छादन कर देते हैं, ठीक है, अर्थात ढक लेते हैं, ठीक है। हरे रंग को ढक लेते हैं और वह लाल भूरा इस तरह का रंग बना देता है, ठीक है। इससे आपको यह नहीं समझना है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, उसमें भी क्लोरोफिल है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे। मतलब देखते हैं ना गीले दीवारों पर काई जैसा चीज, ठीक है। तो ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, इन्हें शैवाल कहते हैं। तो काई को क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग क्यों हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मतलब वायुमंडल में तो नाइट्रोजन बहुत है, लेकिन इस तरीके से इसका यूज नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं, ठीक है। जो गैसीय नाइट्रोजन होता है, मिट्टी में क्या होता है, कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, उनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो जो जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी नाइट्रोजन में उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। यह विलेय पदार्थ क्या होता है, जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादप की नाइट्रोजन की
मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठनों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने पर शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है? ये फोटो देखिए, ठीक है। इसको अमर बेल का लत्ता कहते हैं, ठीक है। ये आपने अपने घर के आसपास देखा होगा। ये अमर बेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये जो अमर बेल का जो लत्ता होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। ये अपने भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, ठीक है। परपोषी यानी क्योंकि अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप क्या कहलाता है? वह पादप कहलाता है परपोषी। क्योंकि अमर बेल जैसा जो पादप है परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं, अतः यह परजीवी होते हैं। मतलब अमर बेल क्या है? अमर बेल है परजीवी, और जिस पर वह मतलब लटकता है जिस पेड़ पर उसको कहते हैं परपोषी। तो याद रखिएगा अमर बेल क्या है? यह परजीवी है, ठीक है। और जिस पर यह लटकता है उसको कहते हैं परपोषी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है परपोषी पादप पर अमरबेल। अमरबेल क्या हुआ? परजीवी। यहाँ पर और क्या लिखा हुआ था? क्या हम क्या हम एवं अन्य जंतु एक ही प्रकार के परजीवी हैं? मतलब हम लोग और जो क्या बोलते हैं अमरबेल जो है वो एक ही प्रकार के परजीवी हैं। आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय में चर्चा कीजिए। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 में पादप को देखिए। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना, ये देख लीजिए पहले, ठीक है। यहाँ पर घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको हम मार्क करके दिखाते हैं। ये जो है, ठीक है, ये इसमें देखिए ढक्कन भी बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब आपको दिख गया। चलिए अब पढ़ते हैं। उसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। उसकी पत्ती का ही रूपांतरित भाग है। तो आपको पूछा जाएगा कि इस तरह का जो घटपर्णी जो पत्ता होता है जिसको पिचर प्लांट भी कहते हैं, तो उसमें जो घड़े के समान की संरचना होती है वह क्या है? वह किसका रूपांतरित भाग है? तो पत्ते का ही रूपांतरित भाग है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। क्या है? पत्ती की रूपांतरित भाग। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाती है। तो ये आपको दिखाई दे ढक्कन, ठीक है। और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं। घड़े के अंदर क्या होता है? बहुत सारे रोम छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जो नीचे की ओर ढकेलते हैं, जो नीचे की ओर उसको ढकेलते हैं, ठीक है। अर्थात अधोमुख होते हैं। जब कोई कीट उसमें प्रवेश करता है तो यह ये उसके रोमों के बीच में फंस जाते हैं, ठीक है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। तो घड़े में क्या रहता है? पाचक रस रहता है, ठीक है। पाचक रस रहता है, वह पचा लेता है कीटों को। कीटों का भक्षण करने वाले पदार्थ को कीट भक्षी पादप कहते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू कीट भक्षी पादपों के अन्य दो उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो यह दोनों जानकारी आप प्राप्त कीजिए, यानी कीजिए, इसको याद रखिए, ठीक है।
कि कीटभक्षी पादप है कौन कौन से। तो वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू कीटभक्षी, संड्यू कीटभक्षी, ठीक है। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू कीटभक्षी है, ठीक है। और यहाँ एक पिचर प्लांट तो आप देख ही लिए, घटपर्णी प्लांट या पिचर प्लांट, ठीक है। चलिए, क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता है? तो हो सकता है ऐसा। मृत जीवी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते देखा होगा, ठीक है। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टहनियाँ, टूटी टहनियाँ अथवा तने के छाल पर छत्ते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो मृत जीवी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये मशरूम की बात कर रहा है। छत्रक के पैकेट सड़ी गली वस्तुओं का ऊपर उगा छत्रक, ठीक है। क्रियाकलाप 1.2, ब्रेड, डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम अथवा उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिनों के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस द्वारा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचना दिखाई देगी। कैसी संरचना दिखाई देगी? रुई के धागों की तरह, ठीक है। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत अथवा विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव की मृत अथवा विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है, ठीक है। मृत जीवी पोषण प्रणाली उपयोग करने वाले जीव को मृत जीवी कहलाते हैं, ठीक है। कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो, ठीक है। बहुत नम हो या मतलब नम और एवं उष्ण हो, थोड़ा नम हो और वहाँ पर थोड़ी सी गर्मी हो, ठीक है। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाते हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे कवक ऐसे जीव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। कवक के बीजाणु क्या होते हैं? वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से कैसे बचा सकते हैं? कुछ जीव एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं तथा अपना आवास तथा पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक के अवशोषण से सहायता मिलती है। तो क्या कह रहा है? उदाहरण के लिए कुछ कवक जो होते हैं वो क्या होता है? वृक्ष की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक का अवशोषण
में सहायता मिलती है। ठीक है, वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, तो उस सहजीवी संबंध होता है इन लोगों में, लाइकेन में भी। ठीक है, इसमें लाइकेन में क्या होता है, इनमें से एक शैवाल होता है तो दूसरा कवक होता है। ठीक है, लाइकेन में क्या होता है, एक शैवाल होता है दूसरा कवक होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शैवाल और कवक। ठीक है, लाइकेन दो जीवों को मिला के, यानी शैवाल और कवक को मिला के लाइकेन बना है। ठीक है, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो कवक में यानी फंजाई में हम लोग देखे थे कि उसमें क्लोरोफिल नहीं उपस्थित होता है, शैवाल में क्लोरोफिल होता है। कवक जो है शैवाल को रहने का स्थान देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। ठीक है, कवक क्या होता है, कवक जो है शैवाल को रहने का आवास देता है, जल एवं पोषक तत्व देता है। ठीक है, तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण कर संश्लेषित खाद्य को कवक को देता है। तो शैवाल के पास क्या है, क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल से वह प्रकाश संश्लेषण करके और उसके बाद उसको सब कुछ दे देता है। तो यानी कि अगर हम शैवाल की बात करें तो शैवाल के पास क्या है, क्लोरोफिल है, लेकिन कवक के पास नहीं है। तो कवक क्या करता है कि शैवाल को आवास देता है, जल और पोषक तत्व देता है, बदले में शैवाल जो है उसको प्रकाश संश्लेषण करके और उसके बाद खाना देता है। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि कवक जो है वह घर में किसी पति की तरह है। ठीक है, जो कि सारा सोर्स लेके आता है और महिला जो है वह घर में खाना बना रही है। ठीक है, जो कि सामान्यतः घरों में होता है। तो शैवाल क्या है, वो महिला की तरह है, उसके पास क्लोरोफिल है, वो खाना बना के दे देती है, और कवक जो है रहने का जगह देता है, जल देता है, पोषक तत्व देता है। ठीक है, चलिए बस इतना याद रखिएगा कि शैवाल में उपस्थित क्या होता है, क्लोरोफिल, कवक में नहीं होता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा की में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए इन मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हम पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिकता आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु, इस जीवाणु का नाम याद रखेंगे, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलयी पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब वह राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है वह क्या करता है, वायुमंडल का नाइट्रोजन जो रहता है उसको विलयी पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहता है तथा इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। तो यह आप देखते होंगे कि चना, मटर, मूंग और इन सब में क्या है, प्रोटीन की अधिकता होती है। तो यह अधिकता इसीलिए होती है क्योंकि इसी के जड़ों में राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है वह लगा हुआ होता है और वह उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके देता जाता है, नाइट्रोजन की आपूर्ति कराता है। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। तो इसके बदले क्या होता है, पादप जो है राइजोबियम जीवाणु को आवास देता है, खाद्य प्रदान करता है, और राइजोबियम क्या करता है, वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके फलीदार वृक्षों को देता है। ठीक है, फलीदार पादपों को यह सब चीज़ देता है।
चलिए, अतः इनमें सहजीवी संबंध है। अब दालों में यानी फलीदार पादपों में और राइजोबियम में क्या है, सहजीवी संबंध है। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे देता है और पादप क्या करते हैं, उसको खाद्य देते हैं, आवास देते हैं। ठीक है, इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसल के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब अगर अगर दाल उगा रहे हैं किसान, तो उनको नाइट्रोजन उर्वरक देने की ज़रूरत नहीं है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर अगर जैसे कि कोई फसल उगाया गया है, ठीक है, मान लीजिए धान उगाया गया है, ठीक है, धान उगाया गया, धान की कटाई करके दी गई, धान की कटाई होगी। अब उसके बाद अगर दाल उगा देंगे, ठीक है, मान लीजिए दाल उगा देंगे, तो दाल उगाने के बाद जब फिर से अगर गेहूँ चावल कुछ भी उगाया जाएगा, तो उसके लिए नाइट्रोजन या मतलब कि नाइट्रोजन या इस तरह की जो उर्वरक होता है उसको देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब उर्वरक ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ ये लिखा है, यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी या मृत जीवी। परजीवी एवं मृत जीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? कीटभक्षी पौधे पौधे भी एक तरह से वह विषमपोषी ही हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम लोग यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़े हैं इसमें हम लोग। पहला तो इसमें हम लोग स्वपोषी और विषमपोषी पढ़े थे, ये हम लोगों को पता चल गया। उसके बाद हम लोग यहाँ देखे थे कि केंद्रक कौन सा है, यह कोशिका है। फिर इसमें केंद्रक कौन सा है, ये केंद्रक है। इस साइड साइड में जो छोटा छोटा डॉट है वह केंद्रक द्रव है, और ये साइड में जो यह ब्लैक कलर का है वह कोशिका झिल्ली है। ठीक है, तो ये हम लोग देखे थे। उसके बाद चलिए, ये सब हम लोग देख चुके थे इसमें। ठीक है, कुछ भी खास अगर दिखता है तो हम आपको बता देंगे। इसमें हम लोग देखे थे कि जो ये मरुस्थलीय पादप होते हैं उसमें क्या होता है, पत्ता सूल रूपी या सल्क के रूप में बदल जाता है, इसलिए उसमें पादप जो हरे तने होते हैं, ठीक है, उसी से उसमें भी क्लोरोफिल होता है और वहीं से प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए, यह जो पीले हरे रंग, पीले लाल और डिफरेंट डिफरेंट कलर का है, इसमें भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, चलिए, इसमें हम लोग परपोषी और परजीवी क्या होता है हम लोग समझे थे। परपोषी वह होता है जो जैसे कि जिस पर अमरबेल मतलब कि बसा हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि यह पेड़ क्या है, यह परपोषी है, लेकिन अमरबेल क्या है, अमरबेल परजीवी है। ठीक है, चलिए ठीक है। आगे आगे यहाँ घटपर्णी के बारे में देखे थे कि घटपर्णी क्या होता है। इसका एक घड़ा जैसा बना होता है, ढक्कन रहता है, ठीक है। इसमें पाचक रस रहते हैं, रंध्र रहता है जिसके अंदर अंदर वह चला जाता है। इसमें कीड़ा आता है तो उसको वह फंसा लेता है। ठीक है, उसके बाद इस तरह का और प्लांट कौन सा था, कीटभक्षी प्लांट। एक तो था वीनस फ्लाई ट्रैप और सेंड्यू कीटभक्षी। ठीक है, सेंड्यू, ये दो प्लांट थे जिसको आपको जरूर याद रखना है हर हाल में। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप और सेंड्यू कीटभक्षी। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, उसके बाद मशरूम के बारे में पढ़े थे। उसके बाद डबल रोटी कवक फंजाई के बारे में देख लिए थे। ठीक है, उसके बाद और इसमें क्या था, इसमें कुछ भी नहीं था। लाइकेन के बारे में देखे। ठीक है, लाइकेन के बारे में क्या होता है कि हम लोग क्या पढ़े थे, लाइकेन में दो चीज़ होता है, शैवाल होता है और कवक होता है। शैवाल के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ये आपको याद रखना है। शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है और कवक जो होता है उसको रहने का आवास देता है, जल और पोषण देता है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखना शैवाल में क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद राइजोबियम जीवाणु को आपको याद रखना है कि राइजोबियम एक तरह का जीवाणु है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, लेकिन वह अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता है। इसलिए वह चना मटर मूंग सेम इन सब के जड़ों में रहता है। ठीक है, उन सब में के जड़ों में रह के उनको नाइट्रोजन देता है, और यह सब जो चना मूंग मटर का जो पेड़ पौधा है उसको रहने के लिए आवास देता है और खाना पीना देता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यह पूरा चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।